हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th की एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस आपको सेंड किए जा चुके हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस का हम आंसर डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 1, वी कांट हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस इन मॉडर्न टाइम्स। यानी कि हम आज के समय में लोकतंत्र तब तक नहीं मान सकते जब तक के चुनाव ना होते हो, रेगुलर चुनाव ना होते हो। तो सही बात है। नंबर 2, देयर कैन बी इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी के बिना कोई इलेक्शंस नहीं होते। इलेक्शंस क्यों कराए जा रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए, और रिप्रेजेंटेटिव का सिस्टम जो है वो केवल और केवल डेमोक्रेसी में है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि विदाउट डेमोक्रेसी भी इलेक्शंस हो सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, हम इसमें सी पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद अबाउट द इलेक्शंस इन इंडिया। भारत में चुनावों के बारे में बात करनी है। तो entire country is divided into constituencies from where only one representative can be elected। यानी कि पूरा देश जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी निर्वाचन सभाओं में विभक्त कर दिया गया है। हर जगह से केवल एक कैंडिडेट जीतेगा। तो सही बात है। नंबर 2, द कैंडिडेट who scores highest number of votes in a constituency is declared as winner। यानी कि संविधान जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा वोट पाएगा वही विनर माना जाएगा। जैसा कि इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एफपी। Point number 3, elections are based on the system of proportional representation, therefore every party gets due representation। वो चुनाव जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पर होते हैं, जिससे हर पार्टी को ड्यू रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर इंडिया में आम चुनावों की बात हो रही है, इन जनरल चुनावों की बात हो रही है। तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम होता है वो सिस्टम जो है प्रेसिडेंट में लागू होता है, वाइस प्रेसिडेंट में लागू होता है, राज्यसभा में लागू होता है और विधान परिषद में लागू, ना कि बाकी जगह। इसलिए इसको हम सही नहीं मानेंगे, केवल फर्स्ट और सेकंड को हम सही मानेंगे। यू कैन गो विद ए। क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, which among the following are the reasons for the adopting first past the post system, first past the post system या first past the poll system instead of proportional representation। यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बजाय हम लोगों ने जो सिस्टम अपनाया है वो फर्स्ट पास द पोल सिस्टम है, एफपीटीपी है, वो क्यों किया है? रीजन पहला, लार्ज साइज ऑफ इकोनॉमी, लार्ज साइज ऑफ कंट्री, बहुत बड़ा देश है, इतने में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को संभाल पाना मुश्किल है। सिंप्लिसिटी है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बहुत आसान है, तो सही बात है। और अकाउंटेबिलिटी ऑफ इलेक्टेड कैंडिडेट। ठीक है, इसमें क्या है कि जो कैंडिडेट है वो भले ही कम वोट पाया है लेकिन वो सीधे सीधे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जिम्मेदार हो सकता है, और जो वोटर्स ने अपनी चॉइस प्रेजेंट करी है उसमें ये माना जाता है कि सारे वोटर्स की मेजॉरिटी इसको चाहती है। अकाउंटेबिलिटी तो इंश्योर होगी। पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो वी विल गो विद द डी। क्वेश्चन नंबर 4, which among the following are the benefits of adopting FPTP system? पहला, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, बिल्कुल आसानी से चुनाव होते हैं, आसानी से पूरी व्यवस्था बनती है। दूसरा, शेयरिंग ऑफ पावर, ठीक है, पावर शेयरिंग क्लियर हो जाती है। और तीसरा, डिस्करेजेस पॉलिटिकल पार्टीज टू गेट देयर वोट्स फ्रॉम ओनली वन सेक्शन। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए प्रोपोर्शनल सिस्टम हो तो आप एक सेक्शन को प्लीज करिए, आपका रिप्रेजेंटेशन तो इंश्योर होगा, ठीक है ना, क्योंकि उस हर सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना है। जबकि एफपीटीपी में क्या होगा कि जो मेजॉरिटी पाएगा वो जीते, इसलिए ये
निश्चित तौर पर एक सेक्शन वाला काम नहीं करेगा, ठीक है, आपको हर सेक्शन से वोट चाहिए। इसमें तीनों चीजें सही हैं, तो हम इसमें डी लगाते हैं। Now come to the question number 5. Consider the following statements about reservations of constituencies. जो constituency है उसमें आरक्षण को लेकर के बात की गई, ठीक है। पहला, in this system all voters in a constituency are eligible to vote, but the candidate must belong to only a particular community. जो कैंडिडेट है वो कम्युनिटी से होना चाहिए, वोट सब लोग डालेंगे। जैसे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो ब्रिटिशर्स ने लागू किया था, उसमें क्या था कि उसी जिस मेंबर ऑफ कम्युनिटी के लोग होंगे वही वोट डालेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो रिजर्वेशन का सिस्टम, उसमें वोट सब लोग डालेंगे, कैंडिडेट होता है वो कम्युनिटी का होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट सही है। इन दिस इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई, इन विच ओनली मेंबर्स ऑफ दोस कम्युनिटीज विल वोट, द मेंबर्स ऑफ विच कम्युनिटी आर स्टैंडिंग इन द इलेक्शन। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला स्टेटमेंट भी। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट अंग्रेजों के समय में था, वही जो सेकंड पॉइंट है, एटलीस्ट इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ SC, ST एंड OBC इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जो आरक्षण की व्यवस्था करता है वो SC और ST के लिए करता है, OBC के लिए नहीं करता, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड्स फॉर नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन द पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट, ठीक है ना। देखिए, पहले ऐसा होता था कि प्रेसिडेंट लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन करते थे, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे खत्म कर दिया। अब ये भी सही नहीं है, तो हमारे हिसाब से ये दोनों ही गलत है, आप इसमें डी लगाएं। Question number 7. Consider the following statements. Point number 1. The decision related to reservation of seats in parliament is taken by law ministry. जो रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पार्लियामेंट है वो कौन लेगा? लॉ मिनिस्ट्री। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो डिसाइड होगा और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड, ये दोनों चीजों को डिसाइड करने का काम जो करता है वो है डिलिमिटेशन कमीशन, है ना, जो हर सेंसस के बाद बनाने का प्रोविजन किया गया था, ठीक। अब डिलिमिटेशन कमीशन का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। खैर, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। नहीं, देखिए ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके कोलैबोरेशन में ही डिलिमिटेशन कमीशन काम करता है, तो दोनों अलग अलग काम नहीं करते, इस मामले में दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। तो ये बात गलत है, तो दोनों ही गलत हम इसमें लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8. Consider the following statements. Women in Lok Sabha occupy around 25% सीट। नहीं, अभी लोकसभा में 25% सीट महिलाओं के पास नहीं है। दूसरा, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, मैंने कल वाले डिस्कशन में बताया था कि PRIs में, यानी कि लोकल बॉडीज में महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन बाकी जगहों पर यानी कि स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर, पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, इसलिए इसमें डी लगाएंगे। Consider the following statements about universal adult franchise. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। Point number 1, it means every adult in the country is eligible to vote in elections. Correct है। It means a person above 18 years is considered an adult since independence. देखिए, since independence कहना तो गलत है, क्योंकि जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा जो वोटिंग एज है वो घटा करके 18 की गई, 1989, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंस के समय से तो 21 साल था एडल्ट मानने के लिए, लेकिन 1989 के बाद 18 ईयर्स। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। वी आर गोइंग विद नाउ द लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में विचार। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस to parliament
प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ओनली। देखिए ओनली कहकर के इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ ये स्टेट लेजिस्लेचर के भी चुनाव करवाता है, ठीक। पॉइंट नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ मल्टी मेंबर बॉडी सिंस इंडिपेंडेंस। नहीं, ऐसा नहीं है। सिंस इंडिपेंडेंस ये मल्टी मेंबर बॉडी नहीं थी। 1989 में इसको 3 मेंबर बॉडी बनाया गया, फिर बाद में 1 मेंबर बॉडी बनाया गया, फिर बाद में 3 मेंबर बॉडी। तो बीच में ये 1 मेंबर बॉडी ही थी शुरुआत से, बीच में इसको 3 मेंबर बॉडी किया गया था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पॉइंट नंबर 3, द इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? हाँ, जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है, उनकी जो नियुक्ति है, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसमें केवल सही है, वी विल गो विद द। इस तरह से हमने देखा ये 10 क्वेश्चंस जो हमने चैप्टर नंबर 4 के दिए हैं। आज आप लोग चैप्टर नंबर 5 तैयार करिएगा और कल हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। थैंक यू।